नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज बोर्ड के इस कार्यक्रम में, जहां पर हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें न सिर्फ उनके नाम से बल्कि स्पैरोमैन, बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं वन्य जीव प्रेमी शरद पुरोहित, जो वैसे पेशे से तो शिक्षाविद है, लेकिन पिछले करीब 35 वर्षों से लगातार वो वन्य जीव प्रेमी, वाइल्ड लाइफ लवर के रूप में भी जाने जाते हैं और उन्हें इसीलिए बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। शरद जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जी। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, 35 वर्षों का एक लंबा सफर कहां से शुरू हुआ, कहां से प्रेरणा मिली? अगर हम चलें कि बाल अवस्था में जो अक्सर बच्चे जो हैं उन्हें खेल कूद की जो है परमिशन घर से लेनी पड़ती है, या कोई भी काम करते हैं तो वो अपने माता पिता जो है उनसे बिना परमिशन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा कि मेरे पिताजी जो है उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया। तो बचपन से ही मेरे को बड़ी इच्छा थी कि यार मैं पक्षियों को अपने पास रखूं, उन्हें स्नेह दूं या उनसे सीख लूं। तो वैसे तो मना किया जाता है, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि भाई आप जो विदेशी पक्षी हैं उन्हें आप रख सकते हो, और साथ में जो कानूनी है, संवैधानिक है, उनको आप लाकर घर में रख सकते हैं। तो शुरुआत वहाँ से होती है। बजरीगर आ गए, फिर काकाटेल आ गए, फिर फिंच आ गई, फिर बहुत सारे ऐसे करके जो पंछी है हमारे घर में आ गए, और उनके साथ रह रहकर बहुत सारी सीख मिलती रही। और ये शौक जो है फिर घूमने फिरने की तरफ अग्रसर हो गया। तो पिताजी के साथ जब भी कहीं जाते तो वो इतना जानते नहीं थे, लेकिन वो बताते थे कि भाई देखो फला वो रंग बिरंगी पक्षी है, उसको देखो उसको देखो। तो हम पक्षियों को देखना लगभग 13-14 साल के थे, तब से शुरुआत हो गई। 13-14 साल की उम्र में आपने ये जो वाइल्ड लाइफ लवर जिसे कह सकते हैं वो एक सफर शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आप खुद एक प्रोफेशनल शिक्षाविद हो गए, पेशे से आप शिक्षाविद है, आप खुद एक टीचर है। उसके साथ फिर ये जर्नी किस तरह से दोनों को आपने सामंजस्य बिठाया? ऐसा है कि पहले हमारी जो है नौकरियां शहर में ही थी, तब तक थोड़ा कठिन रहा मामला कि हम काम करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे, सब कुछ चलता रहा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोई विशेषज्ञ जो है उनकी मीटिंग चल रही थी अपने उम्मेद उद्यान में। तो वहाँ पर जो डॉक्टर लगे हुए थे, अमन जी जोशी, उन्होंने कहा कि यार पक्षियों की बात चल रही है तो एक आदमी को बुलाते हैं हम। तो वहाँ मेरे को बुला लिया और मैं चला गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या जानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अपने मरुद्वार जोधपुर की थी, पक्षियों की थी। तो मैंने उनसे कहा भाई कि ये मुझे पता है। और फिर मैंने अपने नोट्स जो है वो दिखाए कि क्योंकि पहले ना तो मोबाइल थे ना कोई ऐसा जानने का जरिया था। तो एक तो बुक थी मेरे पास में, बर्ड्स ऑफ वर्ल्ड, उसको मैं हमेशा पढ़ता रहा, देखता रहा। फिर मेरे जो नोट्स है उसमें मैंने पक्षियों के जो चित्र बनाए, उनके क्लॉज कैसे हैं, उनकी चांच कैसी है, उनका रंग कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो पहले शुरुआत जो हुई मेरे को वो पक्षियों के व्यवहार को देखकर समझना और सीखना, वहाँ से शुरुआत हुई थी। और जब उनसे मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने कहा यार आप इस काम को और आगे बढ़ाइए। और ऐसे करते करते वो काम बढ़ता गया और वन विभाग जो है उसे भी जुड़ना पड़ा, और लगभग सारा जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें मैं भी शामिल हो गया, हमारे जानकार विशेषज्ञ भी शामिल हो गए, और ऐसे करके कुछ जो है ये काम शुरू हुआ। अब हमारा जो बच्चों को पढ़ाने का क्रम है और ये जो है, इन दोनों को संतुलित किया जा सकता है। अगर आप जुनून से काम करते हैं तो कोई भी छुट्टी ऐसी नहीं निकलती है जिस दिन हम सुबह कहीं प्राकृत आवास में नहीं हो, हमेशा मैं वही रहता हूँ। एक जब हम वाइल्ड लाइफ लवर की बात करते हैं तो दिमाग में जो सबसे पहले एक इमेज आती है वो ये कि वाइल्ड लाइफ लवर मतलब शेर, चीता, भालू, इनके साथ अगर कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा है, जो वाइल्ड लाइफ इनकी जानकारी रखता है। लेकिन आपका जो रुझान है, आपका जो इंटरेस्ट है वो पक्षियों की तरफ ज्यादा रहा। तो ये कब से शुरू हुआ? आपको कब लगा कि पक्षियों के बारे में आप ज्यादा जानकारी मिल रही है, ज्यादा आप जान पा रहे हैं? एक बात मैं अक्सर युवाओं से, बच्चों से जब भी कहीं जाता हूँ तो कहता रहता हूँ कि कैमरे से दूरी बनाए रखें, जल्दबाजी में कैमरा न लें, मोबाइल से भी फोटोग्राफी करना थोड़ा कम कर दें। सबसे पहले बाइनोकुलर, एक दूरबीन खरीदें आप। तो मेरे पास भी एक दूरबीन थी, और वहाँ से शुरुआत हुई कि भाई जोधपुर के आसपास जहाँ कहीं तालाब होते हैं वहाँ मैं जाता। तो 12वें महीने में मुझे लगता है यार यहाँ हमेशा माहौल बदलता रहता है, कभी कोई पक्षी आ जाते हैं, कभी कोई पक्षी आ जाता है। तो कुल मिलाकर उनको देखते, समझते और उनके घंटों तक उनके व्यवहार को देखना, तो मुझे लग रहा था कि भाई ये इनको देखना, इनको समझना, इनके व्यवहार पर काम करना, ये धीरे 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 मुझे लगने लग गया कि ये अच्छी एक शुरुआत हो सकती है। वाइल्ड लाइफ लवर के तहत आपने बहुत सारी जंगल की यात्राएं भी की है, जैसा कि मैंने सुना है और जिस तरह से मैंने आपके बारे में बात की है, मुझे ये पता चला कि जंगल के जो डीप एरिया होते हैं, जो कोर एरिया होते हैं, वहाँ तक आप गए, वाइल्ड लाइफ
वाइल्ड जानवरों को, आप उनसे भी आप कई बार रूबरू हुए हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे, जब आप जंगल के अंदर तक पहुंच गए तो कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आज तो शायद ये इस जंगल में आखिरी रात हो सकती है? पढ़ाई के बाद जब कोई नौकरी वगैरह नहीं थी, कोई काम धाम नहीं था, तो उस समय मैं अक्सर जो सादड़ी है, कुंभलगढ़ है, रणकपुर है या जवई का जो इलाका है, इस तरफ जाकर अपने आप को रखना बड़ा पसंद करता था। और वहाँ जाने के बाद में जो अपने कपड़े वगैरह है वो भी मैं जैसे अभी पहन के आया हूँ ऐसे नहीं थे, गमछा पहन लिया एक और चलते रहते वहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे वहाँ के धुएं, वहाँ के आश्रम, वहाँ रह रह कर बहुत सारी जानकारियाँ मिली। तो जो पहली यात्रा थी मेरी वो लगभग 5 से 7 दिन की थी। तो मैं बिना पैसे के और बिना किसी कपड़ों के ढंग की मतलब लिए मैं कुंभलगढ़ की तरफ निकल गया था। और फिर एक ऐसी नदी जो सूखी हुई थी वहाँ से निकल रहा था, तो मुझे पत्तों में कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। दोपहर का समय था, तो मैंने कहा यार क्या बज रहा देखते हैं। और मौसम थोड़ा सा ठीक ठीक ठंडा था, तो देखता हूँ कि एक पेंगोलिन जो है वो निकल कर आ रहा है। पेंगोलिन अक्सर आम आदमी को मालूम ही नहीं क्या होता है, तो मैं उसे देखने लग गया। और वो वहाँ पर जो दीमक की बामियाँ बनी हुई होती है उसमें से वो जीभ निकाल कर उसमें से दीमक निकाल रहा है और खा रहा है। तो वो देखते देखते यार मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं क्या यार गजब की जीवन यहाँ का जीवन है, इस प्राकृतिक आवास में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको देखते करीब 1-2 घंटे निकल गए मेरे को, और पीछा करते करते तभी सामने से कुछ आदिवासी आ रहे थे। उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? उन्होंने मेरे को कोई बाबा समझ लिया। बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अभी थोड़ी देर बाद में भालू या पैंथर आना शुरू हो जाएंगे, तो आप फटाफट निकलिए। और किस तरफ जाना है? मैंने कहा यार ऊपर एक कोई मठ है वहाँ पे निकलना है मेरे को। क्या आप फटाफट निकला? वहाँ से आगे निकला तो फिर 2 और लोग मिल गए। उन्होंने कहा अरे अभी आप अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा इस तरफ से होके जाना, क्योंकि पैंथर एक कोई मरे हुए ऊँट को खा रहा है, हमने देखा। तो जैसे ही मैं उस पहाड़ की तरफ से ऊपर चढ़ा तो सामने पैंथर जो है वो उस मरे हुए ऊँट को खा रहा था। तो एक बार तो बड़ी रोंगटे खड़े हो जाने वाली स्थिति हो गई, लेकिन मैंने अपना मुंह बनाए रखा और मैं सीधा उस मठ में पहुंच गया। तो पहला ये अनुभव था जब मुझे 2 दुर्लभ प्राणी जो कि जोधपुर में बड़ा मुश्किल है उनके बारे में सुनना, समझना या बात भी करना, वो मुझे वहाँ पे मिले थे। अच्छा, ये पिताजी ने तो आपको परमिशन दे दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, शादी हुई, घर में वाइफ आई, वहाँ से परमिशन लेना कितना आसान था? क्योंकि जब आप जंगल में जाते थे तो ओब्वियसली घर पे एक चिंता का माहौल रहता होगा। अक्सर शादी से पहले जो एंगेजमेंट होती सगाई, उस वक्त मैंने अपनी पत्नी को बोल दिया था कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं बड़ा रस लेकर करता हूँ। जैसे स्विमिंग करना है या स्नैक रेस्क्यू, सांपों को बचाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा था यार इसके लिए मुझे मना मत करना। और तीसरा, मैं जब कभी जंगल की यात्रा करना चाहूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जाने पर बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि शहर में तो बड़ी उआपो है और बड़ी चिलपो मची रहती है, तो मुझे शांति और आनंद वही मिलता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जब आपके फ्री हो और कोई काम नहीं है तो आप इस काम के प्रति जो जुनून है आपका उसको निभाइए। और वो अभी आने वाले जून तक जारी रहेगा। 25 साल होने को आया तो चल रहा है वो भी। जब बर्डमैन के साथ साथ आपको सर्प विशेषज्ञ शरद पुरोहित भी कहा जाता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले लंबे समय से आप सर्प का रेस्क्यू भी कर रहे हैं। तो सर्प रेस्क्यू करने के लिए जब आपके पास कोई फ़ोन आता है और आप जब वहाँ पर जाते हैं तो किस तरह का उस वक्त एक माहौल रहता है? पहला दिमाग में जो एक क्लिक होता है कि अब एक कॉल आया है और एक सर्प अगर किसी के घर में घुसा हुआ है, तो क्या रिएक्शन रहता है? स्नैक रेस्क्यूज का ऐसा है कि जब छोटे थे तब हमारे मोहल्ले और घर में बहुत सांप आते थे। तो 12-13 साल के थे तब से उनको पकड़ना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे ये करते करते मुझे ये लगने लगा कि यार ये भी बेचारे ऐसे प्राणी हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। न ये अपनी पलक झपका सकते हैं, न ये सुन सकते हैं, और न इनका कोई ज़्यादा माहौल के अनुसार अपने आप को डालने का कार्यक्रम रहता है। तो उनको देखते देखते मुझे लगा इनका भी व्यवहार पर काम करना चाहिए। तो लगभग राजस्थान की जो 32-35 प्रजातियाँ हैं उसमें से 22 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो मेरे हाथों से निकली है और 3000 करीब रेस्क्यूज हो चुके हैं। तो उनके व्यवहार पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो मुझे लगने लगा यार कि अगर ये बेचारे कुछ कह नहीं सकते और किसी के घर में आए हैं तो हो सकता है उस आदमी की गलती नहीं होगी, वो उसके घर में गया है, ना कि वो हमारे घर में आए हैं। और कुछ ऐसे सांप है जो बिल्कुल अर्थ हुआ जैसे हैं, वो शहर ही उनका हैबिटाट है, जो प्राकृतिक आवास ही है उनका शहर है। मुड के जो पुराने घर है उसमें वो रहते हैं, अपने समान बच्चे पैदा करते हैं और
बिना किसी नुकसान के हम उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो चूहों को खाते हैं। तो ये देखते देखते ऐसा हुआ कि उस पर भी एक IFS थे हमारे, तो उन्होंने मुझसे कहा यार एक ब्रोशर छापे ऐसा बनाए, और उसको हर एक फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर्स, उनके पास होना चाहिए, क्योंकि कब वो मोबाइल में देखेगा, कब सोचेगा, इससे बेहतर है कि उसके बैग में तो खोल कर उसको फट से देख सकता है ये प्रजाति है, इसका व्यवहार ये होता है, वेनमस है, नॉन वेनमस है, ये उसको पता चल जाएगा। और ये देखने के बाद इनका संरक्षण भी संभव है। तो मुझे लगता है कि सांपों का जो अस्तित्व है वो हमारे साथ का ही है, और इनका संरक्षण भी होना ही चाहिए। और जब भी कॉल आता है तो कोशिश रहती है कि अब तो कई लोग तैयार हो गए हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई आप लोग जाइए, और कभी कभी मैं खुद भी चला जाता हूँ, तो आराम से रेस्क्यू हो जाता है। स्नेक रेस्क्यू के टाइम पे मुख्य बात कौन सी जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल रेस्क्यू कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग जानकारी का अभाव भी है। सबसे पहली बात तो बिना जानकारी के कोई रेस्क्यू ना करे। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो भी गई है तो अगर आप रेस्क्यू कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का फिल्मांकन, फोटोबाजी, प्रचार प्रसार, डेमो ये होना ही नहीं चाहिए। आप सब लोगों को बोले आप आराम से खड़े रहें, मैं इस काम को कर रहा हूँ, कोई भी क्लिक नहीं होना चाहिए। लेकिन रेस्क्यू क्यों करें? सबसे पहली बात तो सर्प आ जाए तो क्या करें? तो सबसे पहली बात ये, अगर आपके घर में या कहीं भी आ जाता है तो आप उसको देखते रहें, उस पर नजर बनी रहें, थोड़ी ऊंचाई पर चले जाएं, और लगातार ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि भाई सांप हमारे घर में है और इस जगह पर है। लोकेशन फिर उसकी रजिस्टर्ड जो है, ऐसे लोग जो वाकई में वन विभाग से जुड़े हुए हैं, 2-4 लोग हैं अपने यहाँ पे, तो उनको आप कॉल करें, वो आएंगे, उस सर्प को पकड़ेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उसको वही लोकेट किया जाएगा जहाँ से वो जी सकता है, जहाँ पर जाकर वो रह सकता है। तो उनके प्राकृत आवास जो है वहां तक की यात्रा वो लोग उनकी बिल्कुल सही करवा देते हैं, और दूसरा उसको चोट भी नहीं पहुंचाते, क्योंकि आजकल लोग टांग से या दबाकर या बड़े बुरे तरीके से पकड़ते हैं। उससे क्या होता है कि सर्प को बहुत नुकसान होता है, और फिर उसके बाद आप रिलीज करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलना। तो वे लोग जो वाकई में नामचीन है, जिनकी पहचान है, जो विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के द्वारा रेस्क्यू किया जाना चाहिए। अगर जोधपुर शहर की अगर बात की जाए तो जोधपुर शहर में जो वाइल्ड लाइफ है वो अब कितनी है, क्या स्थिति है उसकी? बहुत कठिन प्रश्न है ये कि जोधपुर का क्या हाल है, क्योंकि मोटे तौर पर देखें तो 2 ऑक्सीजन पॉकेट्स है अपने यहाँ पे, एक तो किला और एक भूतेश्वर वनखंड। 2 ऐसी जगहें हैं, अगर इनकी जो वेजिटेशन है, इनकी वनस्पतियां हैं, इनका जो इकोसिस्टम है वो बना रहता है, तो शहर के लोग जो है इनके बल पर ही जी पाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके भी अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा है, और लोग जो है लगातार अतिक्रमण हो रहा है, लगातार इनके ऊपर जो है चारों तरफ से खतरे मंडरा रहे हैं। तो ये वो जगहें हैं जहाँ पर हम हमारे छोटे बच्चों को, शहर के युवाओं को ले जाकर आराम से छोटी मोटी बात प्राकृत आवास की समझा सकते हैं। फिर हम चलते हैं कायलानी की तरफ, तो कायलाना के आगे बड़ा बाकर है, बड़ली तक, अरना चढ़ना तक, ये सारे जो इलाके हैं, इनमें कुछ ऐसे इलाके भी बचे हुए हैं जिनमें बिल्कुल अनटच है, और वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है आप जानवर भी देख सकते हैं, वनस्पतियाँ हैं उनकी खोज भी कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, और कई प्रकार के पक्षी जो है वो भी हमारे यहाँ पर आते रहते हैं। स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की अगर बात करें, हम अलग अलग तरह की बर्ड्स होती है ये आप जानते हैं, लेकिन आम आदमी इसको किस तरह से देखता है और उसको आप किस तरह से समझाते हैं, इसके लिए क्या प्रयास रहते हैं आपके? लगभग पूरी जो सर्दी का मौसम होता है उसमें हम नेचर ट्रेल करवाते हैं, बर्ड वॉचिंग करवाते हैं, और कई ग्रुप्स हमारे पास आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और शहर के कई युवा है, कोई बच्चे हैं जो हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो यूथ अरण्य करके हमारी एक संस्था है, और हम चाहते हैं कि जोधपुर जो है इसमें से जब भी हम प्रसारित करें तो लोग उस बर्ड वॉचिंग हो चाहे नेचर ट्रेल हो उसमें शामिल होते रहें। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कितनी स्पीसीज है बर्ड्स की जो अपने यहाँ पर माइग्रेट करके आती हैं, तो प्रवासी पक्षियों का अगर हम पूरा देखें समग्र, तो लगभग 13 जो है वाटर पॉइंट्स है अपने यहाँ पे, और उन सारे वाटर पॉइंट्स पर सबसे अधिक जो खींचन है वहाँ पर कुर्जा आ जाती है, उसके बाद ओल भी है, रामाशनी है, सरदार समंत है, कैराना लेक है, बडली है, बहुत सारे हैं, और इन पर 170 से 80 के बीच में प्रवासी पक्षी जो है वो आते हैं, प्रजातियों के अलग अलग। और आम आदमी जाकर क्या देखे, तो अगर वो जोधपुर शहर के थोड़ा सा बाहर नागौर रोड पर निकलता है तो उसे डेमोशियल क्रैन देखनी चाहिए, कुर्जा देखनी चाहिए, वो बड़ा पक्षी आराम से दिखाई दे जाता है।
अगर वो शहर के अंदर है तो उसे कायलाना लेक की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर जो गूज है, डक्स है, उनकी बहुत सारी प्रजाति आती है और उनको देखते ही पता चल जाता है ये रोज की नहीं है, ये कुछ अलग है। और सबसे जो भारी हैवीएस्ट बर्ड जो है वो पेलिकन, वो एक बड़ा आराम से दिखाई देता है और अखीराज तालाब है, वहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। तो आम आदमी को अक्सर जो सर्दियाँ हैं, विंटर का जो सीजन आता है, उसमें आसपास के जो तालाब हैं उनको जाकर वो देखते पता चल जाएगा कि गर्मी और सर्दी का क्या अंतर होता है। और उस पर जो पक्षी या जो कलरव नजर आता है वो सारे लगभग माइग्रेटरी बर्ड्स ही होती है। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर यूथ अरण्य संस्थान हर बार कुछ न कुछ इस तरह का कार्य करता है जिससे जो बच्चे हैं वो खास तौर से प्रभावित हो और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके। तो इस बार भी विश्व पर्यावरण दिवस को देखते हुए किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से जो बच्चे मोबाइल पर हमेशा लगे रहते हैं उनको पर्यावरण की ओर अट्रैक्ट किया जा सकता है? हमारी प्रयास है कि जनप्रतिनिधियों से हम संपर्क में हैं अभी और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो पहला तो मेरा ये रहेगा कि एक फोटो प्रदर्शनी हम लगाएं, तो एग्जिबिट करेंगे बहुत सारी फोटोज़ को, जिसमें सांप है, पक्षी है और यहाँ पर जो भी जानवर और पंछी है उनके फोटोग्राफ्स वहाँ पर होंगे। लोग आकर उन्हें देखें कि यार अपने जोधपुर में क्या ये है क्या, तो वहाँ आकर उसको देख सकेंगे। दूसरा, हम वहाँ से कुछ बातें प्रसारित करेंगे जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कि जल पात्र वितरण एक बड़ा धूम आई हुई है, धूम आया हुआ है कि जल पात्र वितरण करो, जल पात्र। लेकिन उन पात्रों का क्या होता है, कहाँ जाते हैं, किस तरह से उसका उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि केवल कबूतर जो है उनको ही पानी पिलाना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे छोटे पंछी है जो बेचारे झाड़ियों के नीचे ही पानी पी पाते हैं या उनको एक सुरक्षित स्थान चाहिए, तो इसकी अवेयरनेस की बात भी की जाएगी। फिर आने वाले जुलाई और अगस्त में आजकल हम देखते हैं कॉर्नोकार्पस जैसे प्लांटेशन भी शुरू हो गया, तो वो ऐसा पौधा है जिसको यहाँ लाकर लगाएंगे तो हो सकता है 20 साल या 10 साल के बाद अस्थमा का पेशेंट जो है हर घर में आपको मिले, तो उसे नहीं लगाना है। हम यहाँ की जो नेचुरल हैबिटेट में जो जीप आती है, जो यहाँ उग सकती है, जो यहाँ की खुद की वनस्पतियाँ हैं, उसको प्रोत्साहित करने की बात भी करेंगे। फिर हमारी एक इच्छा है कि शहर से एक युवा है जो बड़ा मेहनत करता है, तो हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बीज बैंक जो है उसकी स्थापना करवा दें। तो जिस किसी के भी घर में नींबू के, चाहे आम के गुठलियाँ हैं या कोई भी बीज है, वो उसके पास लाकर जमा करवा सकते हैं। या अभी सीजन आने वाला है निम्बोली का, निम्बोलिया इकट्ठी करें। बहुत सारे जो हमारे आसपास की ग्रास लैंड है वहाँ से ग्रास के बीज लाएं, जो पौधे हैं जैसे कुमट है, फोक है, तोक है, इनके सारे बीज कलेक्ट किए जाए और इनको कलेक्ट करने के बाद एक बीज बैंक बन जाए। वहाँ से अगर कोई सीड बॉल वाले लोग आ जाते हैं कि हमको बीज चाहिए, तो हम उनको बीज दे देंगे, आप सीड बॉल बनाइए और बारिश के मौसम में उसको स्प्रेडिंग कीजिए ताकि जो हमारा हैबिटेट लॉस हो रहा है वो वापस पुनर्वास हो सके, उसका पुनर्जीवन हो सके। तो ये कोशिश से रहेगी। 15,000 बर्ड हाउस अभी तक आप बनाकर लोगों के घरों में लगा चुके हैं, पक्षियों को बचाने के लिए, चिड़ियों को बचाने के लिए। इसके पीछे क्या कहानी है? 2011-12 में मुझे लगा कि यार मेरे घर के आसपास किसी प्रकार की कोई हाउस स्पैरो नहीं है, लेकिन ऐसी ही कोई छुट्टियां चल रही थी गर्मी की और मैं थोड़ी आंख लगी और बाहर मुझे स्पैरो की आवाज़ आई। तो मुझे लगा यार हमारे घर के बाहर भी घर नहीं है उनके। तो पहला घर जो है मैंने सोचा यार इसका क्या बनाया, कैसे बनाया। तो चिड़िया क्या सोचती है उस विषय को दिमाग में लाकर एक ऐसा घर बनाया और फिर उसको एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाकर मैंने गढ़ी है अपने यहाँ पर एक धार्मिक स्थल, वहाँ उसको स्थापित कर दिया। लगाकर दूसरे ही दिन जब पहुंचा तो उसमें नेस्टिंग हो रही थी। मुझे लगा यार चिड़िया को तो पसंद आ गया। फिर उसको मॉडल बनाकर मैंने खुद ही बनाना शुरू किए और हमारी एक टीम थी युवाओं की, तो घर पे आ जाते सारे लोग और सब मिलकर वो बना रहे हैं। तो पहली बार जब हमने शुरुआत की तो 50 से की थी, फिर उसके आगे 100, 200, भरत जैन है, मनीष सोलंकी जी हैं, बहुत सारे युवा हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं, प्रमोद भंडारी जी है, ऐसे लोग हैं जो जुड़कर इस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन गत वर्ष और भी शानदार हुआ कि हमारे 2 मॉडल जो है वो पुणे चले गए और महाराष्ट्र में पहुंच गए। उन्होंने जैसे इंस्टॉल किया उसके दूसरे दिन उसमें नेस्टिंग शुरू हो गई। तो एक सप्ताह बाद वहां से खबर आई कि हमने आपकी जो मुहिम है उसी को फॉलो करते हुए, ठीक उसी तरह से कार्यक्रम करते हुए 5,000 जो बर्ड हाउस है वो वितरण करेंगे और गत वर्ष 5,000 हुए। इस बार फिर से वहीं से खबर आई कि भाई हमारे जो वो बर्ड हाउस थे उसमें सब जगह नेस्टिंग हो गई है,
हम और बना रहे हैं। ये तो वहाँ की बात हुई। और जोधपुर में हमने जालोरी गेट पर भी वितरण किए हैं, अलग अलग तरह से इवेंट्स आयोजित किए, लोगों को अवेयर किया कि भाई आपके घर के आसपास अगर हाउस स्पैरो है तो आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। नेस्टिंग करती है तो उससे बड़ा और भाग्य सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। और अब हम चाहते हैं कि शहर में इस विषय के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाए। भवन जो बनते हैं नए, उसमें स्पैरो के लिए घर छोड़े जाए। जो भी सरकारी बिल्डिंग बनती है ठेके पर जो बनती है, चाहे जेडीए से चाहे निगम से, उस बिल्डिंग के बनने के साथ उसमें बर्ड हाउस यानी कि जो पुराने घरों में छेद छोड़े जाते थे वैसे सरकार खुद चला करके, ये तो रहना ही चाहिए। जो भी हमारी सरकारी विद्यालय है उसमें मिड डे मील आता है, तो उन सारे स्कूलों में वो बहुत बिखरता भी है, बच्चे खाते हैं गिराते भी हैं, वहाँ स्पैरो बहुत होती है। तो क्यों ना स्कूलों को भी इनसे जोड़कर वहाँ बर्ड हाउस लगाया जाए। ऐसी मुहिम चला दी जाए कि हर एक बच्चे को लगने लग जाए स्पैरो जरूरी है, क्योंकि पूरे विश्व में अर्बन इलाकों से लगभग 80% की संख्या में स्पैरो गायब हो चुकी है। और आने वाले 5 से 10 सालों में हम ऐसा मानकर चल रहे हैं ये एक बहुत ही 2 या 3% रह जाएगी। जिस दिन ये खत्म हो गई उस दिन हमारा नंबर तय है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस माहौल में रह रहे हैं अगर उसमें चिड़िया भी नहीं जी पाएगी तो हमारा जीना तो बड़ा मुश्किल है। ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसके बारे में सभी को सोचने की जरूरत है। शरद जी, कार्यक्रम के अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि चाहे स्पैरो को बचाना हो या वाइल्ड लाइफ को बचाना हो, उसके लिए खास तौर से शहर के जो बच्चे हैं या युवा है या यूं कहे कि जो शहरवासी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वाइल्ड लाइफ न बने, आप कोई प्रकृति प्रेमी न बने, आप पक्षी प्रेमी न बने, बस आप अपने आसपास की जो माहौल है उसमें नज़र दौड़ाना शुरू कर दें। चींटियाँ कितनी बची है, बड़े वाले जिनको मकोड़ा बोलते हैं अपने आप, वो कितने दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको पतंगे दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको तितलियाँ दिखाई दे रही है? या आसपास में कौवे कहीं पर नजर आ रहे हैं, या कोयल दिख रही है, या हुपीज दिख रहे हैं, या मैना दिख रही है? कुछ अगर आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब कोई न कोई कमी है। आप उन स्थानों पर जाएं और मोबाइल को स्विच ऑफ करके चारों तरफ देखना शुरू करें। अगर उस दुनिया को देखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक नई बात आएगी, यार इनके प्रति हम क्या कर सकते हैं। और रही बच्चों की और युवाओं की बात, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर रविवार जो हमारी नेचर ट्रेल होती है, कई बार हम 1 या 2 या 3 लोग ही होते हैं, कई बार हमारे साथ में 100 लोग भी आ जाते हैं। अगर हमसे कोई ग्रुप आकर जुड़ता है, कोई मोहल्ला जुड़ता है, कोई कॉलोनी जुड़ती है, कोई अपार्टमेंट जुड़ता है, और वहाँ से लोग हमें कहते हैं कि आप हमारे लिए आयोजित कीजिए, तो हम तैयार हैं। हम आपको सुबह बुलाएंगे, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में बहुत सारी बातें उस प्राकृत आवास की बताएंगे। वहाँ पर कौन से पंछी है, क्या करते हैं, इनका व्यवहार क्या है, दुनिया में इनका क्या महत्व है, हमारा और इनका क्या कनेक्शन है, ये सारी बात वो समझेंगे। तो संभव है कि बच्चे भी जो है वो एक रविवार आने के बाद हर रविवार चाहेंगे कि हम सुबह सुबह इनके साथ घूमें और नेचर ट्रेल करें, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे शिक्षाविद शरद पुरोहित, जो पिछले लंबे समय से वन्य जीव प्रेमी भी है और लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से चाहे सर्प विशेषज्ञ के रूप में उन्हें बुलाया जाए या फिर बर्डमैन के नाम से उन्हें जाना जाए, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि किस तरह से जो वन्य जीव प्रेमी है, वन्य जीव जो होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ होती है, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने का जो जिम्मा है इन्होंने ले रखा है। और सभी के लिए यही एक संदेश है कि किस तरह से आज के इस आधुनिक समय में हमारे आसपास की, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो या वो स्पैरो हो या और कोई अन्य ऐसी प्रजाति हो, उसे सुरक्षित रखा जाए। धन्यवाद।